गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। खैर, आज से टारगेट बैच शुरू हो चुका है 1 जून से, और थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी गुड रिस्पॉन्स इन टारगेट बैच। मतलब हमें जो है, चूंकि इस बार हम लोगों ने एक फैसिलिटी को जो है वो मॉडिफाई किया, चेंज किया था हमने, कि हमने देखा कि पिछले कई सालों से ये था कि हमने जब पूरा, हमारी टीम ने पूरा एनालिसिस किया कि बच्चे जुड़ने के 1-2 महीने के बाद बच्चे जो है, कई बच्चे जो है वो किसी कारणों से जो है वो चले जाया करते थे, या सीरियसनेस थोड़ा बैकलॉग लगा तो चले जाया करते थे। तो इस बार हम लोगों ने वो जो है वो, क्योंकि कोई भी नहीं करता था ऐसा, सिर्फ हम क्या करते थे ऐसा मंथली इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम, तो इस बार हमने वो सिस्टम को चेंज किया। 1 गो में फीस दीजिए, साल भर जो है वो फीस के टेंशन से मुक्त होकर पढ़ाई कीजिए अपना, ठीक है। और जिन बच्चों को दिक्कत थी उनको लिए इंस्टॉलमेंट के लिए सपोर्ट टीम ने काम किया। हाँ, इससे ये बात मैं स्वीकार करूंगा कि इससे जो है वो एक सिग्निफिकेंट नंबर जरूर कम हुआ है, ठीक है। मतलब कि पहले बहुत सारे बच्चे 1-2 इंस्टॉलमेंट देने के लिए आते थे, 1-2 इंस्टॉलमेंट दिया उन्होंने, फिर चले भी गए, तो उससे थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट को फायदा भी होता था। लेकिन एक बड़ा नुकसान ये होता था कि जो बच्चा अंदर आता था उस बच्चे के लिए एक स्लॉट पूरा बन जाया करता था, वो स्लॉट का लॉस हुआ करता था, ठीक है। और हम लोगों का सारा कैलकुलेशन जो है वो गड़बड़ा जाया करता था आगे के लिए। तो इस बार हम लोगों ने जो है उस चीज पर बहुत हाई अलर्ट पर रहे हम लोग इसको लेकर, और कहीं ना कहीं कभी कभी क्या था, कुछ बड़े सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं जो कई बार आपके मन के अनुसार भी नहीं होते। जैसे मेरे मन के अनुसार ये निर्णय नहीं था, लेकिन टीम ने बोला नहीं सर करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि हर बार की तरह इस बार भी है ना, हमको नॉन सीरियस बच्चों की संख्या ज्यादा मिलेगी। मतलब जो बच्चे पढ़ने के लिए सीरियस कम होंगे, सिस्टम में आएंगे, 1 महीना 2 महीना रुकेंगे, फिर जो है वो उनको लगेगा कि भाई कहीं और जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, या हमारा बैकलॉग लग गया है, तो वो हिट एंड ट्रायल वाला काम नहीं करते हैं अपन के। जिस लेवल से 5-6 साल हो गया इंस्टीट्यूट को, जिस लेवल से इंस्टीट्यूट एफर्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वहां पर उसको सीरियस और डिवोटेड बच्चों की आवश्यकता है। देखिए बेटा, पैसा और बाकी सब चीजें सेकेंडरी होती है, पहली होती है हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है, ठीक है। टारगेट बैच में जो है वो बच्चों ने, मतलब मैं ये बोलूंगा कि जो मेरी उम्मीद थी उसके अनुसार जो है, मतलब मेरे को, हम लोग की उम्मीद क्या होती है, हम लोग की उम्मीद ये होती है कि हमको वो एक दोहा कहीं हिंदी में पढ़ा सुना था हमने कि रहीमन इतना दीजिए आंगन कुटी चबाए, है ना मैं भूखा रहा हूं ना कोई मेरा भूखा द्वार से जाए, ठीक है। मतलब हम लोगों को इस काम से जो है अरबपति, खरबपति, मल्टी मिलेनियर वो सब नहीं बनना है। हमको ये चाहिए कि हमारी जो फैकल्टीज हैं उनका हम समय पर पेमेंट कर सकें, हमारे स्टाफ की हम समय पर सैलरी दे सकें हम, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में के लिए, ग्रोथ के लिए कुछ कर सकें हम। और जो बच्चे मजबूरी में किसी कारण से अपनी MBBS की फीस भरने में असमर्थ हैं, आर्थिक मदद जिनको चाहिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, तो उनके लिए हम मदद कर पाए, ये हमारा गोल है, ठीक है। और इस गोल के लिए हम जो है बिल्कुल डे 1 से प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि निर्णय, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड होता है वो पिता के समान होता है। पिता को कई बार जो है वो अपने बच्चे को सख्त बातें बोलनी पड़ती है निर्णय लेने के लिए कि भाई कि ये नहीं हो पाएगा, ऐसा करेंगे बेटा, ठीक है, ये नहीं चलेगा बेटा। तो कई बार बच्चों को बुरा लगता है कि पापा ने हमारे मन की बात नहीं सुनी है। और लेकिन आज मालूम चलता है कि कई दिनों बाद मालूम चलता है पापा सही बोलते थे। आज मेरे तो पिताजी नहीं है अभी, 2008 में खत्म हो गए थे, लेकिन मैं कई बार उनकी बातों से बहुत असहमत रहा करता था। लेकिन आज मुझे लगता है कि पिताजी बहुत बातें सही बोलते थे और मुझे उन बातों को मान लेना चाहिए था। मेरे एक टीचर है जिनको मैं बहुत सम्मान देता हूँ, NK वैद्य सर हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर रहे थे। वो भी बड़ी कड़वी बातें बोलते थे और एकदम पते की बात बोलते थे वो, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था कि सर पता नहीं क्या क्या बोल देते एकदम से, लेकिन मुझे लगता है कि उनसे बुद्धिमान और विद्वान आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा कोई, ठीक है। एक मेरे बड़े मामा जी और एक जो है वो NK वैद्य सर, ठीक है। तो मैं वही बोलूंगा कि जिन लोगों को मैच शुरू होने के पहले असुविधा हुआ, जिनको लगा कि जितेंद्र सर ने ऐसा किया, तो बेटा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, मतलब कि सर लालची हो गए हैं, सर ने EMI बंद कर दिया है, सर ने ये कर दिया, सर ने वो कर दिया। अब आप बताओ कि जैसे अप्रैल में 7 मई को एग्जाम हुआ लास्ट ईयर, किसी को पता नहीं था पहले कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि NTA कुछ भी लास्ट मिनट में डिस्क्लोज करता है, ठीक है। हम लोगों ने आखिरी इंस्टॉलमेंट मई का रखा, हमने मोस्ट ऑफ दी बच्चे जो इंस्टॉलमेंट नहीं दिए, मोस्ट ऑफ दी बच्चे, ठीक, जो दिए उनको डिस्काउंट भी मिला है, जो नहीं दिए उनको डिस्काउंट नहीं मिला फिर इस बार। लेकिन क्या मई के महीने में, जून के महीने में, क्या मई के महीने में या
जो आपके जो समय होता है उस समय क्या आप स्टाफ को निकाल दोगे, क्या आप सैलरी नहीं दोगे, क्या आप खर्चे नहीं करोगे। मतलब एक होता है ना स्कूल जैसे होता है कि स्कूल छुट्टी की भी फीस ले लेता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन बेटा चलते वैसे ही है, क्योंकि चलाना इतना आसान नहीं है, किसी भी चीज़ को चलाना इतना आसान नहीं है। जिन परिवारों में बिजनेस करते हैं लोग वो जानते हैं कि चीज़ों को चलाना कितना कठिन होता है, ठीक है, वो भी लो मार्जिन पर चलाना। तो इसलिए जिनको असुविधा हुई उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा बेटा, लेकिन आप मेरे पक्ष को समझिए कि जो किया बायोमेंटर्स ने अपने बच्चों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए किया, ठीक है ना। खैर इस पॉइंट को छोड़ते हैं, दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात यह है कि प्राइम प्लस के जो बच्चे हैं उन बच्चों ने जो है वो अपना स्टडी मटेरियल उनको जो है, जब आप पैकेज लेते हो, पैकेज लेने के बाद आपका पैकेज तो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद वो जो आपका स्टडी मटेरियल है उसकी इन्फॉर्मेशन दूसरी टीम को पहुंचती है। एक दिन का समय लगता है कंटेंट टीम से इन्फॉर्मेशन एडमिशन टीम से जो कंटेंट डिलीवरी टीम है उसके पास पहुंचने में एक दिन का समय वहां लगता है। फिर कंटेंट डिलीवरी टीम के पास ऑलरेडी लिस्ट होती है, उस लिस्ट से वो आपका मटेरियल पैक करेंगे। पैक करने के बाद उसको जो है वो पैक होगा, पहले एक अकेले का नहीं होगा, जितना उस दिन का ऑर्डर है सारा पैक होगा। फिर वो पैक होकर सब स्पीड पोस्ट के लिए या नॉर्मल पोस्ट के लिए, जो अपना पार्सल पोस्ट बोलते हैं इसको, कि हर जगह स्पीड पोस्ट नहीं पहुंचता कई बार, तो जो पार्सल पोस्ट है वहां पोस्ट ऑफिस जाता है मटेरियल, ठीक है। वहां से क्योंकि पोस्ट ऑफिस ही ऐसा है जो सब जगह इंडिया में डिलीवरी करता है। कोरियर वाले क्या है, बदमाशी करते हैं कई बार। कोरियर वाले क्या करते हैं, वो बड़े बड़े शहरों में डिलीवर करते हैं। और आजकल क्या हो गया, एक स्कैम हो रहा है कोरियर में कि आप कोरियर करो ना तो वो सामने वाला कुरियर वाला बोलता है कि भैया आपका कुरियर आया हुआ है, 50 रुपए का पेमेंट इस यूपीआई आईडी पे कर दीजिए। आप करते हैं, उसके बाद वो पैसा आपके अकाउंट से निकाल लेते हैं। ऐसे बहुत स्कैम जो है लास्ट ईयर हमको देखने मिले। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग गवर्नमेंट पोस्ट के थ्रू ही भेजेंगे, ठीक है, इंडिया पोस्ट के थ्रू भेजेंगे हम लोग, है ना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजेंगे। तो वो मटेरियल को डिस्पैच होने में, पार्सल चूंकि बड़ा पार्सल होता है तो उसको डिस्पैच होने में 1 वीक का वक्त लगता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, ठीक है। तो सब्र रखिए, यानी आपका जब ऑर्डर हुआ उसके 2 दिन के अंदर मटेरियल आपका डिस्पैच हो जाएगा। आपको हमारी टीम जो है वो डिस्पैच आईडी नंबर सब आपको बता देगी कि भाई कि ये नंबर है तुम्हारा ट्रैकिंग आईडी है, तुम इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर ट्रैक कर लो कि पैकेज कहाँ पहुंचा है, ठीक है, तुम उसे ट्रैक कर सकते हो। तो चिंता मत कीजिए, बायोमेंटर से जो बोला है वो होगा बेटा, ठीक है ना, ठीक। और अब आज की कहानी क्या सर, आप तो अभी कोचिंग की बात कर दिए पूरे ना, मोटिवेशन का क्या हुआ, आप तो बात ही नहीं करते मोटिवेशन की, कई बच्चों का शिकायत रहता है, ठीक है। नहीं बेटा, मैं आपको बता दूं कि अभी जो प्रायोरिटी होती है वो बातें निकल जाती है कि मुझे मेरे पास कम्युनिकेशन करने का ये सबसे अच्छा साधन है आपसे, तो मैं अपनी बातें मन की कह देता हूँ, ठीक है। एक बार क्या होता है, एक जज साहब होते हैं, जज साहब के पास जो है वो एक केस पहुंचता है, 2 दोस्तों के बीच झगड़ा हो गया होता है। बड़े पक्के दोस्त होते हैं लेकिन दोनों के बीच में जो है जमकर झगड़ा हो गया होता है। जज साहब पूछते हैं कि भाई कि तुम लोग झगड़ा क्यों किए, तुमको मारपीट करते पाया गया, पुलिस तुमको उठा के लेके आई है, बताओ झगड़ा किस बात पे हुआ। तो पहला दोस्त बोलता है दूसरों से कि जज साहब रहने दीजिए ना, सजा दे दो। वो जज साहब से बोलता पहला दोस्त, जज साहब रहने दीजिए, कारण जान के क्या करोगे, मारपीट कर रहे थे, 3-4 दिन जेल में रख लो, सजा दे दो, दोनों को दे दो सजा, ठीक है। जज साहब बोलते ऐसे कैसे सजा दे देंगे, ऐसे कैसे हम तुमको सजा दे देंगे, पहले कारण तो पता हो कि तुमने किया क्या है, पनिशमेंट के लिए आई शुड नो की वजह क्या थी। तो पहला दोस्त उससे तो बोलता तू बता, दूसरा दोस्त बोलता नहीं तू बता, पहला वाला बोलता तू बता। जज साहब गुस्से में आते बोलते मजाक समझ रखा कोर्ट को तुमने, बताइए कारण क्या था। पुलिस से पूछते, पुलिस के साथ मारपीट कर रहे थे, कहले मारपीट क्यों की। फिर वो बताता है पहला दोस्त की जज साहब मतलब कारण बड़ा अजीब है। बोले कि क्या हुआ कि हम दोनों दोस्त जो है वो जो है हमारे गांव से लगी हुई एक नदी है, वहाँ रेत का किनारा है, किनारे पर रेत भी होती है, तो हम दोनों वहाँ पत्थर पे बैठे हुए बात कर रहे थे, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं। तो भविष्य के बारे में बात आई तो ये मैंने बोला इससे कि यार मेरा मन कर रहा है कि मैं 2 भैंस पाल लूँ और उन भैंस का दूध निकाल कर जो है वो मैं गाँव में बेचूंगा, उससे पैसे आएंगे तो थोड़ा सा आर्थिक समृद्धि हो जाएगी। तो दूसरा वाला दोस्त बोलता है कि नहीं भाई तू भैंस नहीं खरीद सकता। क्यों? क्या लगा इसलिए भैंस नहीं खरीद सकता कि मैं खेत खरीदने की सोच रहा हूँ, मुझे खेत खरीदना है, खेत में मैं खेती करूंगा और तूने भी भैंस खरीद ली क्योंकि तू मेरा दोस्त है, तू मुझसे मिल जाएगा, तेरा भी आसपास ही लगा हुआ घर है, तो तू मैं जो खेत ले रहा हूँ मेरे घर के पास है, तो तेरी भैंस जो है मेरे खेत में आके मेरी फसल खा जाएगी। तो बोलता अच्छा इसका मतलब मैं अपना प्लान चेंज कर दूं, तू खेत ले रहा है तो मैं भैंस ना लूं, है ना, तू खेत लेके कमाएगा, मैं भैंस लेके कमा नहीं सकता, नहीं मैं तो भैंस लूंगा।
उसने कहा देख भाई समझ जा अच्छे से कि मेरे खेत में तेरी भैंस आएगी, फिर मैं उसको डंडे से मार के भगाऊंगा और फिर तुझे बुरा लगेगा कि मैं कैसा किया, तो दोस्ती खराब होगी ना। तो बोलता अच्छा तू मार के दिखा मेरी भैंस को डंडे से, है ना, सर फोड़ दूंगा। तो बोलता अच्छा ठीक है। तो उसने ऐसी लकड़ी होती, लकड़ी से उसने ऐसा रेत में निशान होता, बोलता ये रहा मेरा खेत, ये मेरा खेत रहा, तू घुस के दिखा, चल भैंस को घुसा के दिखा। तो वो अपना एक लकड़ी देता, उससे एक निशान बनाता, बोलता ये ले तेरे भैंस घुस गई खेत में और खा भी रही है। तो फिर दूसरा वाला तो गुस्से में आता, वो डंडा उठा के जो उसके मार देता है, वो उसके डंडा मारता है और गुत्थम गुत्ती हो जाती है इन दोनों में। फिर पुलिस से आती है और पकड़ के कोर्ट ले आती है। जैसा भी आश्चर्य में, ना तो खेत ना भैंस, बातें करते करते इतना बड़ा झगड़ा कर लिया इन्होंने। तो हम में से कई सारे लोग क्या होते हैं, ऐसे डर रहे होते हैं, ऐसे झगड़ रहे होते हैं, ना कहीं अता ना पता, बस लगे। मतलब लाइफ में कभी भी ध्यान रखो अच्छे से कि जो एग्जिस्ट नहीं करता है, जो आने वाला है, उसके लिए आज से कोई प्लान झगड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि आप अपने डर, जो ये किस्सा है ये इसको इंडिकेट करता है कि उसको डर था कि उसके खेत में भैंस घुस जाएगी, उसको डर था कि मेरी भैंस को ये मारेगा। हमको डर क्या है कि यदि हमने पढ़ाई कर ली और मान लो हम एमबीबीएस के लिए निकल गए, सिलेक्ट हो गए, तो फीस कौन भरेगा। हमको डर ये है कि हम आगे पढ़ने गए तो क्या होगा। अरे भाई ये डर जो है ना तुमको रोकते, तुमको वहीं के वहीं स्टक कर देते हैं। इन डरों से बाहर निकलो। आपको सच बता रहा हूं कि आप एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट हो गए और मान लो आप अच्छी रैंक पर सिलेक्ट हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचे और कोई परेशानी आपको होगी ना, 10 हाथ हैं आपकी मदद करने के लिए, पक्का सामने आएंगे। सही लोगों को जानोगे, लोग आपकी मदद करने के लिए सामने आएंगे। सही इंटेंशन होंगे, तुम्हारी आत्मा प्योर होगी, लोग मदद करने के लिए आएंगे, जरूर आएंगे। कहीं से चमत्कार होता है, इसी चमत्कार बोलते हैं हम लोग। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा होता है। इसलिए कभी भी है ना अपने ऊपर यकीन और ऐसे डर जो भविष्य के हैं उन पे मत, उनके बारे में मत सोचिएगा, ठीक है। मुझे पता तो मैं सच में स्वीकार करता हूं कि हर बार जब भी हम लोग कोई बैचेस शुरू करते हैं ना, तो हम लोगों को भी थोड़ा सा लगता है कि क्योंकि मार्केट जो जिसको आप बोलते हैं एजुकेशन का जो पूरा का पूरा मार्केट है जो के या एजुकेशन के जो पूरा सेगमेंट है, यहाँ पे लोग इतनी उठापटक करते हैं, इतने तंत्रम करते हैं, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट से लेके झूठे लफाबाजी तमाशे सब कुछ होता है यहाँ पे। बायोमेंटर्स इन सब से बहुत पीछे, वो करते नहीं था हम लोग ये सब कुछ चीजें। हमसे बोलते हैं बेटा हम पढ़ाएंगे, जाओ पढ़ने के लिए, और हम ये भी कहते हैं कि हम पूरा 100% एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे ताकि पीवाईक्यू कवर हो। ये भी खतरनाक चीज है। बच्चों को लगता है कि ऐसे टीचर के पास जो सिर्फ एनसीईआरटी इतनी सी पढ़ा के कोर्स खत्म कर दे, बस कोर्स खत्म हो गया। लेकिन सिलेक्शन रेशियो देखो ना बायोमेंटर्स का, सबसे हायर साइड है। कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी के लिए आपको एनसीईआरटी के बिटवीन लाइंस पढ़नी पड़ती है आपको, और ये बात हम स्वीकार करते हैं। यदि हम वो लाइनें पढ़ाना बंद कर दे तो कोर्स हम जो है वो ज्यादा जल्दी पूरा कर देंगे, आप भी खुश, हम पैसे से खुश, माला माल, लेकिन रिजल्ट के हो जाएंगे बुरे हाल, रिजल्ट के हो जाएंगे बुरे हाल। तो रिजल्ट पे फोकस करना होता है हमको बड़े गोल पे फोकस करना होता है हमको, है ना। तो इसलिए बेटा कभी कभी कहता है कि आपके तात्कालिक डर जो होते हैं ना, जो इमीडिएट फियर होते हैं, वो आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ को रोकते हैं। आज बायोमेंटर जिस जगह पर है वहां पर हम कह सकते हैं कि एक स्थायी प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां पर डेडिकेटेड बच्चे आते हैं, जो एक ऑनलाइन का बहुत ही रेपुटेटेड प्लेटफॉर्म बन चुका है, बहुत ही रेपुटेटेड प्लेटफॉर्म बन, जहां पे बच्चे आंख बंद करके कमांडो बनने के लिए आते हैं। साधारण स्टूडेंट बनने नहीं आते, कमांडो बनने आते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। यही जीत है हमारी। जीत इसमें नहीं है कि कई 100 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपए की कंपनी, 5000 करोड़ की कंपनी, 10,000 करोड़ की कंपनी बन गए। दैट इज नॉट द विन, दैट इज द इंडिविजुअल ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ है वो। मैं कहता हूं 10,000 बच्चों की जिंदगी में चेंज आया नहीं आया, 10 लाख बच्चों की जिंदगी में चेंज आया नहीं आया, ठीक है। जितने बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, उनकी सोच में क्या परिवर्तन आया, ये रुपए पैसे से ज्यादा कीमती है। रुपया कोई अपने साथ लेके नहीं गया कभी। जो आप इम्पैक्ट छोड़ोगे वो एवर लॉन्ग लास्टिंग होगा, एवरग्रीन होगा। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।